नमस्कार मित्रों, दर्पण क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम क्रिया टॉपिक देख चुके हैं, जिसके पूर्व वीडियो में हमने सहकर्मक और अकर्मक देखी थी। आज हम प्रयोग के आधार पर अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। प्रयोग के आधार पर अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद अक्सर कंपटीशन में क्रिया टॉपिक से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है सहकर्मक और अकर्मक क्रिया से, जैसा कि 2017, 18, 19 और 20 में जितने भी कंपटीशन लगे हैं, जिनमें हिंदी को शामिल किया गया है, उनमें पूर्वकालिक क्रिया पूछी गई है। तो प्रयोग के आधार पर कह दें अथवा रचना के आधार पर क्रिया के भेद यदि पूछे जाए तो इनकी संख्या 8 मानी गई है। ये काफी संकालु प्रश्न है। कई 6 बताते हैं, कई 5 बताते हैं, जबकि वास्तविक रूप से प्रयोग के आधार पर अथवा रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के यदि भेद पूछे जाएं तो 3 होते हैं: वर्तमान कालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। यदि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पूछे जाएं तो 2 होते हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। यदि सकर्मक क्रिया के 2 भेद पूछे जाएं तो एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के यदि भेद पूछे जाएं तो पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसका भेद माना जाता है। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद 8 होते हैं। सबसे पहला नाम लेता हूं मैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मित्रों, पूर्वकालिक क्रिया को हम समापिका क्रिया भी कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का दूसरा नाम है समापिका क्रिया। नंबर 3 नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया। नंबर 4 सजातीय क्रिया। नंबर 5 सामान्य क्रिया। नंबर 6 संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का दूसरा नाम है वो रंजक क्रिया भी है। नई बात है ये कि संयुक्त क्रिया का दूसरा नाम रंजक क्रिया भी है। 7वां कृदंत क्रिया। फिर से एक बार देखेंगे, प्रयोग के आधार पर अथवा रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद माने गए हैं। 8 भेद कौन कौन से? नंबर 1 प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 2 पूर्वकालिक क्रिया, जिसका दूसरा नाम है समापिका क्रिया। मित्रों, यह लगातार 2017, 18, 19 और 20 की हर परीक्षा में पूछा जा रहा है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। इसके बाद में नाम धातु क्रिया, जो ग्राम सेवक के पेपर में पूछा गया था। नाम धातु को हम मूल धातु क्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम मूल धातु क्रिया भी कह सकते हैं। इसके बाद में सजातीय क्रिया, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। संयुक्त क्रिया को हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। और 7वां भेद है इसका कृदंत क्रिया। 8वां भेद है इसका
अपूर्ण क्रिया, या हम आठवां भेद इसका ले सकते हैं सहायक क्रिया। इस प्रकार से प्रयोग के आधार पर अथवा रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद माने गए हैं। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो पहली क्रिया है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ें। सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया देखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया जिसकी परिभाषा है जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से कार्य करवाए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अध्यापक ने छात्रों से निबंध लिखवाया। मित्रों, यहां कर्ता कौन है? अध्यापक है। यहां कर्ता अध्यापक है, लेकिन कार्य कौन कर रहे हैं? छात्र कर रहे हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन है कि जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से कार्य करवाए वह कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। दूसरा उदाहरण है हमारा, मालिक ने मजदूर से या नौकर से पेड़ कटवाए। यहां कर्ता कौन है? मालिक, जबकि कार्य कौन कर रहा है? मजदूर कर रहा है। उदाहरण है, सीता ने राधा से पत्र लिखवाया। यहां कर्ता कौन है? सीता, जबकि कार्य कौन कर रही है? राधा कर रही है। तो यही परिभाषा है कि जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से कार्य करवाए वह कौन सी क्रिया होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ऐसे ही हम उदाहरण दे सकते हैं, सेठ जी ने नौकर से गुड़ की भेली मंगवाई। सेठ जी ने नौकर से गुड़ की भेली मंगवाई। रमेश ने नाई से बाल कटवाए। ये सारे इसी के उदाहरण हैं। एक बार फिर से देखेंगे, प्रयोग के आधार पर अथवा रचना के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। उसी क्रम में हम पहली क्रिया देखने जा रहे हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। किसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया? जहां कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों से कार्य करवाए वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और पहला उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों से निबंध लिखवाया। इस वाक्य में कर्ता कौन है? अध्यापक है, जबकि कार्य कौन कर रहे हैं? छात्र कर रहे हैं। दूसरी क्रिया लेंगे हम, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया जिसका अभी मैंने नाम बताया था
समापिका क्रिया भी कहते हैं इसको। समापिका क्रिया किसे कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? अंतिम क्रिया के तुरंत पहले वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो देखो परिभाषा लिखेंगे इसकी, एक क्रिया की समाप्ति के बाद, एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए वहां प्रेरणार्थ क्रिया होती है, सॉरी वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। मित्रों, हाईकोर्ट एलडीसी में यह प्रश्न पूछा गया था, यह वाक्य दिया गया था और पूछा गया था कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। पहले कौन सी क्रिया की उसने? चढ़ना। और दूसरी क्रिया कौन सी की? बैठना। इसलिए कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर? पूर्वकालिक क्रिया होगी। अभी ये पूछ लिया जाए वाक्य में कि इन दो क्रियाओं में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो हमें बताना है कि जो अंतिम क्रिया है, अंतिम क्रिया के तुरंत पहले जो क्रिया है कौन सी है? चढ़ना। चढ़ना कौन सी क्रिया है? यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया है। चढ़ना कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। मित्रों, ऐसे ही आंगनबाड़ी सुपरवाइजर में पूछा गया था, पुजारी नहाकर पूजा करने लगा। पुजारी नहाकर पूजा करने लगा। यहाँ पहले कौन सी क्रिया की उसने? नहाना। और उसके बाद में कौन सी क्रिया की? पूजा करना। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? नहाना पूर्वकालिक क्रिया है। ऐसे ही उदाहरण देंगे हम। अध्यापक पढ़ाकर चला गया। अध्यापक पढ़ाकर चला गया। पहले कौन सी क्रिया की उन्होंने? पढ़ाना। और उसके बाद में जाना। तो एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया का दूसरा नाम क्या है? समापिका क्रिया है। कौन सा नाम है इसका? समापिका क्रिया है। समापिका का अर्थ होता है अंतिम क्रिया के तुरंत पहले की क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऐसा ही उदाहरण हम देंगे। मैंने जेब टटोली, पैसे निकाले, टिकट खरीदी, और गाड़ी में बैठकर यात्रा की।
मित्रों यहाँ कई क्रियाएं। पहली क्रिया है टटोलना। पहली कौन सी क्रिया है? टटोलना है। दूसरी क्रिया कौन सी है? निकालना है। तीसरी क्रिया कौन सी है? खरीदना है। चौथी क्रिया कौन सी है? बैठना है। और पांचवी क्रिया कौन सी है? यात्रा करना है। यदि ऐसा वाक्य दे दिया जाए जिसमें दो से अधिक क्रियाएं हैं और पूछ लिया जाए कि इनमें समापिका क्रिया कौन सी है या इनमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो अंतिम क्रिया के तुरंत पहले वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? यहाँ पर बैठना। कौन सी होगी? बैठना। तो फिर से देखेंगे एक बार पूर्वकालिक क्रिया। एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और उदाहरण दिया, भीम दुर्योधन की छाती पर चढ़ बैठा। पहले कौन सी क्रिया की? चढ़ना। और दूसरी क्रिया बैठना। इसके बाद में पुजारी नहाकर पूजा करने लगा। पहले कौन सी क्रिया की? नहाना। और दूसरी क्रिया पूजा करना। इसके बाद में अध्यापक पढ़ाकर चला गया। पहले कौन सी क्रिया? पढ़ाना। और उसके बाद में जाना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि तीसरी क्रिया देखेंगे हम, नाम धातु क्रिया। अक्सर कंपटीशन में निर्णार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या नाम धातु क्रिया में से पूछा जाता है। तो तीसरी क्रिया हम देखने जा रहे हैं, नाम धातु क्रिया। देखा जाए तो वास्तविक रूप से ये क्रिया नहीं होती। वास्तविक रूप से ये क्रिया नहीं होती, बल्कि नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ध्वन्यात्मक शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके बनाई जाती है। तो इसकी परिभाषा लेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व ध्वन्यात्मक शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है, जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं। देखो, इससे संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। जैसे उदाहरण में प्रश्न बनाओ, नाम धातु क्रिया बनी होती है, नाम धातु क्रिया बनी होती है, ए ऑप्शन लेंगे अपन संज्ञा से, बी ऑप्शन लेंगे हम सर्वनाम से, सी ऑप्शन लेंगे हम विशेषण से और डी ऑप्शन लेंगे हम सभी से। तो जैसा कि परिभाषा में हमने देखा है, नाम धातु क्रिया किस किस से मिलकर के बनती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ध्वन्यात्मक शब्द। तो यहाँ हमारा चौथा विकल्प है, द ऑप्शन है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, जैसा हम उदाहरण लें, नाम धातु क्रिया के अंत में जुड़े होते हैं, नाम धातु क्रिया के साथ जुड़े होते हैं ए उपसर्ग, बी प्रत्यय, सी दोनों और डी
दोनों ही नहीं। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि नाम धातु क्रिया के अंत में क्या जुड़े होते हैं, प्रत्यय जुड़े होते हैं। तीसरा हम जैसे प्रश्न देखें कि नाम धातु क्रिया या वास्तविक रूप से क्रिया नहीं होती, वास्तविक रूप से क्रिया नहीं या क्रिया का भाग नहीं होता। ए सामान्य क्रिया, बी संयुक्त क्रिया, सी नाम धातु क्रिया और डी पूर्वकालिक क्रिया। ऐसे विकल्प में नाम धातु क्रिया है वो वास्तविक रूप से क्रिया नहीं होती, क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ध्वन्यात्मक शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़ करके इनका निर्माण किया जाता है। जैसे उदाहरण दूंगा मैं, जैसे उदाहरण लेंगे हम, बात से बतियाना शब्द बनेगा। बात से बतियाना शब्द बनेगा। तो बतियाना शब्द है वो कौन सी क्रिया का उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ बात है वो क्या है, संज्ञा शब्द है। बात है वो कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और संज्ञा शब्द से जो बनी हुई क्रिया होगी वो कौन सी क्रिया होगी, नाम धातु क्रिया होगी। जैसे बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, लज्जा से लजियाना, लज्जा से लजियाना, हिन हिन से हिन हिनाना, हिन हिन से हिन हिनाना, टप टप से टप टपाना, थर थर से थर थराना। ये सारे के सारे कौन सी क्रिया के उदाहरण है, नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। इनको ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे ग्राम सेवक के पेपर में पूछा गया कि बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, लज्जा से लजियाना और हिन हिन से हिनाना आदि कौन सी क्रिया के उदाहरण है, तो विकल्प आएगा नाम धातु क्रिया के उदाहरण है। ऐसे में पूछ करके एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से नाम धातु क्रिया का उदाहरण कौन सा है। जैसे विकल्प दिया जा सकता है, औरतें आपस में बतियाने लगी, औरतें आपस में बतियाने लगी, औरतें आपस में बतियाने लगी। अब हमारी परिभाषा के अनुसार जो हमारे पास आया है वो बात शब्द से बना हुआ शब्द कौन सा है, बतियाना। बात से क्या बना है, बतियाना शब्द बना है। और बतियाना शब्द कौन सी क्रिया का उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही उदाहरण आ सकता है, घोड़ा मालिक को देखकर हिन हिनाने लगा, घोड़ा मालिक को देखकर हिन हिनाने लगा। तो हिन हिनाना कौन सी क्रिया का उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। बरसात में छत टप टपाने लगी, टप टपाना कौन सी क्रिया का उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। बालिका पिताजी को देखकर शर्माने लगी, शर्माना कौन सी क्रिया का उदाहरण है, नाम धातु क्रिया का उदाहरण है। तो मित्रों, अक्सर परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है कि प्रेरणार्थक क्रिया अथवा पूर्वकालिक क्रिया अथवा नाम धातु क्रिया, निश्चित तौर पर यहाँ से एक प्रश्न का निर्माण किया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम चौथा पार्ट देखें। तीन क्रिया हम देख चुके हैं, चौथी क्रिया है वो देखेंगे हम, संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जिसका दूसरा नाम है रंजक क्रिया। रंजक क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया। इस क्रिया का निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं के मिलने से होता है।
इस क्रिया का निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से बनता है। इस क्रिया का निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से बनता है। संयोग से बनता है, अर्थात यह क्रिया आरंभिक अवकाश समाप्ति इच्छा निरंतरता अभ्यास या नित्यता या नित्यता के लिए प्रयुक्त होती है। इसलिए इसे हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। फिर से देखेंगे संयुक्त क्रिया का निर्माण दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से मिलकर के होता है। दो या दो से अधिक क्रियाओं के संयोग से अथवा धातुओं के संयोग से होता है। हम धातु भी कह सकते हैं, धातुओं के संयोग से बनता है। अर्थात यह क्रिया आरंभ, अवकाश, समाप्ति, इच्छा, निरंतरता, अभ्यास या नित्यता के लिए प्रयुक्त होती है। इसलिए हम इसे रंजक क्रिया भी कह सकते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि रंजक क्रिया किसे कहते हैं या रंजक क्रिया का कोई उदाहरण पूछ लिया जाए तो आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है। रंजक क्रिया का दूसरा नाम कौन सा है? संयुक्त क्रिया है। या संयुक्त क्रिया को हम कौन सी क्रिया कह सकते हैं? रंजक क्रिया कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस क्रिया की यह जो क्रिया है वो किसी भी कार्य के आरंभ करने अथवा अवकाश के लिए, समाप्ति, इच्छा, निरंतरता, अभ्यास या नित्यता के लिए प्रयुक्त होती है। जैसे हम इसका उदाहरण लेंगे, कोमल प्रातःकाल घूमने जा रही है। कोमल प्रातःकाल घूमने जा रही है या घूमने जाया करती है। इसका मतलब जाया करती है नित्यता। और नित्यता का जहां प्रयोग होगा वहां कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी वहां पर? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे दूसरा उदाहरण लें हम, प्रियंका खाना खा चुकी है। प्रियंका खाना खा चुकी है। इसका मतलब क्या हो चुका है? कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य की समाप्ति हो चुकी है। इसलिए कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर? संयुक्त क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया होगी। जैसे उदाहरण लें, सिद्धार्थ पुस्तक
पढ़ चुका है, सिद्धार्थ पुस्तक पढ़ चुका है। कार्य क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। कार्य क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। समाप्त हो चुका है तो कौन सी क्रिया है वहां पर? संयुक्त क्रिया है। फिर से एक बार देखेंगे, संयुक्त क्रिया का दूसरा नाम क्या है? रंजक क्रिया है। क्या नाम है इसका? रंजक क्रिया है। संयुक्त क्रिया कहते किसे हैं कि जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर के किसी क्रिया का निर्माण करती हैं तो वह कौन सी क्रिया होती है? संयुक्त क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया को हम कौन सी क्रिया कह सकते हैं? रंजक क्रिया भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस क्रिया के अंदर किसी कार्य का प्रारंभ होना अथवा अवकाश या समाप्ति, इच्छा या निरंतरता या अभ्यास या नित्यता के लिए ये क्रिया क्या होती है? प्रयुक्त होती है। इसलिए इसे कौन सी क्रिया कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। मित्रों, नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो अगले वीडियो में देखेंगे। 4 क्रियाएं हम इस वीडियो में देख चुके हैं। आगे की जो क्रियाएं कौन कौन सी बची हैं? सामान्य क्रिया बची है, कृदंत क्रिया बची है, इसके अलावा सामान्य क्रिया, कृदंत क्रिया और जो भी नेक्स्ट बचा है वो अगले वीडियो में देखेंगे।